हेलो स्टूडेंट, आप देखें द इकनॉमिक्स गुरु एंडाली और मैं हूं नकुल सर। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2021-22 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का ऑफिशियल सैम्पल पेपर आ चुका है और आज मैं उसी सैम्पल पेपर के को बताने जा रहा हूं विद आंसर्स। ठीक है ना। पूरी वीडियो को देखिएगा कि यूपी गवर्नमेंट ने यूपी बोर्ड के लिए कौन सा सैम्पल पेपर तैयार किया है, उसका आंसर क्या होगा, कितना लिखना है, वो सब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। इससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप उत्तराखंड बोर्ड के हो चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस चैनल में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सैम्पल पेपर में, जो कि यूपी बोर्ड का ऑफिशियल सैम्पल पेपर है। ठीक है ना। यानी कि इसको आप यूपी बोर्ड के वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर आप मेरे इस चैनल पे दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन सेट तैयार किया है, इसमें आपके इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक ये है आपका MCQ, यानी कि 1 मार्क्स वाले। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 18 ये है 3 मार्क्स वाले, और इन क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग 25 शब्दों में देना है। क्वेश्चन नंबर 90 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक ये है 6 मार्क्स के क्वेश्चन, और इसका जवाब आपको लगभग 60 से 70 शब्दों के बीच में लिखना है। और लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 25 से लेके क्वेश्चन नंबर 27 तक, ये है 10 मार्क्स का, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और इसके जवाब आपको लगभग 150 शब्दों के बीच में लिखना है। ये है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, और एक एक करके क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्न का। क्वेश्चन है, निम्न में से किसका अध्ययन सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होता है। सूक्ष्म अर्थ ऑप्शन दे रखा है, व्यक्तिगत इकाई, आर्थिक शकल, राष्ट्रीय आय, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत इकाई। क्वेश्चन नंबर 2, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता में क्या होगा, घटती है, बढ़ती है, अधिकतम होती है, न्यूनतम होती है। तो ध्यान में रखना ये है कि सीमांत उपयोगिता शून्य होने पर कुल उपयोगिता, जिसको शॉर्टकट में TU भी कहते हैं, अधिकतम होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3, क्या होता है जब उत्पादन बंद होता है। उत्पादन बंद होने पर निश्चित लागत बढ़ जाती है, परिवर्तनशील लागत घट जाती है, परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है, स्थिर लागत शून्य हो जाती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, सीमांत राजस्व चर की दर क्या है। कुल राजस्व, कुल लागत, औसत राजस्व, औसत लागत। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औसत राजस्व। क्वेश्चन नंबर 5, लंबी अवधि में सामान्य कीमत किसके बराबर होती है। सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता, उत्पादक व्यय, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान में रखिएगा, सामान्य कीमत लंबी अवधि में उत्पादक व्यय के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 6, जब आपूर्ति बढ़ती है तो कीमत प्रभावी नहीं होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ध्यान में रखना, पूर्ति के बढ़ने पर वस्तु की कीमत हमेशा क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, इलाहाबाद बैंक कैसा बैंक है। विदेशी मुद्रा बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, केंद्रीय बैंक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्यिक बैंक। क्रेडिट मनी का विस्तार होता है, CRR होता है। CRR के क्या होने से क्रेडिट मनी का विस्तार होता है, कम होने से, वृद्धि होने से, निश्चित कीमत पर। ध्यान में रखिएगा, CRR जब कम होगी तो क्रेडिट मनी का विस्तार होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, मुद्रा के कार्य, मुद्रा के कौन से कार्य है। विनिमय का माध्यम, खाते की इकाई, मूल्य का भंडार, उपरोक्त सभी। तो मुद्रा का, इसमें से मुद्रा के जो है सारे कार्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और बहुविकल्पियों में लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक जगत चक्कर लगाती है। ये कथन किसने दिया, पीगू, मार्शल, कीन्स या हैम ने। तो आंसर है प्रोफेसर मार्शल ने, ऑप्शन नंबर बी। बहुविकल्पीय क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन नंबर 11 से 18 बीच में, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में मुख्य अंतर क्या है। 3 नंबर का है, 20 से 25 शब्दों के बीच में आपको आंसर देना है, तो जितना छोटा हो सकता है आप दीजिए इसको। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समग्र इकाई का अध्ययन किया जाता है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है।
समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख उदाहरण है राष्ट्रीय आय, बजट, आय एवं रोजगार, विदेशी विनिमय है, जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक वस्तु का कीमत निर्धारण है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन के अर्थ को अर्थशास्त्र में उत्पादन किसे कहते हैं? आंसर है अर्थशास्त्र में के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना या उसके मूल्य में वृद्धि करना उत्पादन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्पादन फलन की परिभाषा दीजिए। उत्पादन के साधनों और उत्पादन मात्रा के बीच में फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। चाहो तो आप एक दो लाइन अपनी तरफ से और बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंप्लीट आंसर देना होता है, आपको आप एक दो लाइन में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सीमांत लागत क्या है? वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए जो अतिरिक्त व्यय करनी पड़ती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। यहाँ पर आप सीमांत लागत का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सीमांत लागत यानी कि MC इक्वल टू TCN - 1। इस फार्मूले को भी नोट कर सकते, लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, औसत लागत सीमांत लागत के बीच में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ औसत लागत और सीमांत लागत दोनों में कमी आती है। जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत उससे अधिक तेजी से घटती है। ये दोनों के बीच में संबंध है। जहाँ औसत लागत को शॉर्टकट में बोलते हैं AC और सीमांत लागत को शॉर्टकट में बोलते हैं MC। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? भू राजस्व की व्याख्या कीजिए। भू राजस्व क्या होता है? भू मतलब भूमि योग्य, राजस्व मतलब भूमि योग्य, भूमि से लिया जाने वाला राजस्व यानी कि कर। तो खेती या उपजाऊ वाले जमीन और निवास करने वाली भूमि पर लगाया जाने वाला सरकारी कर भू राजस्व कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है? राज्य उत्पाद शुल्क पर एक टिप्पणी कीजिए। राज्य उत्पाद शुल्क क्या है? उत्पाद शुल्क या आबकारी एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत के विनिर्माण की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती है। यह विनिर्माण पर लगाया गया कर है जो विनिर्माता द्वारा अदा किया जाता है, जो अपना कर भार ग्राहकों के ऊपर डाल देते हैं। मतलब प्रोडक्शन टैक्स होता है, जो उत्पादक लोग उत्पादन करते हैं उस पर टैक्स वसूला जाता है। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष कर होता है क्योंकि लगाया तो जाता है उन पर, लेकिन वो वस्तुओं की मूल्य के साथ जोड़ देते हैं और ग्राहकों को भरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व व्यय से आप क्या समझते हैं? राजस्व व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिससे सरकार की ना तो संपत्तियों का निर्माण होता है, ना ही सरकार की किसी दायित्व में कोई कमी होती है, इसे राजस्व व्यय कहते हैं। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर वाले। इसके आंसर आपको लगभग जो है 60 से 70 शब्दों के बीच में देना है। इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो आंसर है मांग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। वस्तु की उपयोगिता, अधिक उपयोगिता वाली वस्तुओं की मांग अधिक होती है, कम उपयोगिता। आप हर एक जो है जितने भी कारक है उन कारक तो लिखते हुए, ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लेंथी लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स बना के लिख सकते हैं, ठीक है, आप अपने पास रख सकते हैं। आय स्तर, आय स्तर का मतलब उपभोक्ता की आय अधिक होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है और उपभोक्ता की मांग आय कम होने पर मांग भी घट जाती है। ठीक है, आपको मैंने एक प्लेलिस्ट दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका आपका कंप्लीट आंसर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की रुचि, फैशन और आदत और स्थानापन्न वस्तु, ये सभी मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहे एक फर्म की कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, कुल लागत में क्या है? 6 नंबर में पूछा गया है और तीनों के बारे में बताना है। जब तीनों के बारे में एक इसका मतलब यहाँ पर एक एक पॉइंट आपका 2-2 नंबर का होगा। सबसे पहले कुल स्थिर लागत के बारे में बताइए। वह लागत जो एक उत्पादक को उत्पादन के स्थिर साधनों को खरीदने या भाड़े पर लेने के लिए खर्च करनी पड़ती है, कुल स्थिर लागत कहते हैं। और कुल स्थिर लागत को शॉर्टकट में बोलते हैं टोटल फिक्स कॉस्ट यानी कि TFC। नेक्स्ट है कुल परिवर्तनशील लागत। वह लागत जो एक उत्पादन के घटते बढ़ते साधनों, जिसे परिवर्तनशील साधन कहते हैं, के प्रयोग के लिए खर्च करनी पड़ती है, उसे कुल परिवर्तनशील लागत कहते हैं। शॉर्टकट में बोलते हैं TVC। कुल लागत
किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करने के लिए उत्पादक को जो कुल व्यय करने पड़ते हैं उनके योग को कुल लागत कहते हैं। कुल लागत कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ होती है और कुल लागत को शॉर्टकट में टीसी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम अगर फार्मूला बेस बनाना चाहें, कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत, शॉर्टकट में कहें कि टीसी बराबर हो जाता है टीएफसी प्लस टीवीसी, ये इसका फार्मूला हो जाता है कुल लागत का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बाजार में भाव प्रचलित होने से क्या होगा। ठीक है ना, मैं उसके 2 पॉइंट दे रखे हैं, संतुलन लागत से अधिक और संतुलन लागत से कम। ये क्वेश्चन हम यूँ बता सकते हैं, बाजार में संतुलन लागत से अधिक भाव प्रचलित होने पर क्या होगा, संतुलित लागत से कम भाव प्रचलित होने पर क्या होगा। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला, बाजार में संतुलन लागत से अधिक भाव प्रचलित होने पर क्या होगा। आंसर है, बाजार में संतुलन लागत से अधिक भाव प्रचलित होने पर वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी, जिससे उपभोक्ता में इस वस्तु की मांग कम हो जाएगी, जिसके कारण वस्तुओं की बिक्री कम हो जाती है। नेक्स्ट, बाजार में संतुलन लागत से कम भाव प्रचलित होने पर इससे संतुलन लागत से बाजार में वस्तुओं की कीमतें घट जाती हैं और उपभोक्ताओं में वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। बात नहीं, सॉरी, यहाँ पर ये हो जाएगा बढ़ जाती है। ठीक है ना, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय रिजर्व बैंक के कौन कौन से कार्य हैं, इसके प्रमुख कार्य को बताइए। चाहो तो आप उसको उल्लेख कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख कार्य को मैंने बताया है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य। सबसे पहला, करेंसी नोटों का निर्गमन करना। आरबीआई भारत के लिए जितने भी नोटों को निर्गमित करती है, वो नोट चाहे कोई से भी हो, चाहे आपका 5 रुपये का नोट हो, 10 रुपये का नोट हो, 20 रुपये का नोट हो, वो रिजर्व जारी करने का काम करती है। दूसरा, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए निगम एवं नियंत्रण का अर्थ, पूरी बैंकिंग प्रणाली पर आरबीआई जो है नियंत्रित करती है, उनके लिए निगम करती है और उनके लिए दिशा निर्देशों को जारी करती है। नेक्स्ट, व्यापारिक बैंकों के लिए बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती हैं। मतलब क्या हुआ, जिस प्रकार से एक आम आदमी का खाता व्यापारिक बैंक में होता है, उसी से लेन देन किया जाता है, उसी तरह से व्यापारिक बैंकों का अकाउंट जो है रिजर्व बैंक के पास होता है, उसी के माध्यम से जमाओं अपने पास जो जमा होते जमा कर देते, जरूरत पड़ने पर लोन ले लेते हैं। नेक्स्ट, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है ना, सरकार के बैंकर का मतलब जैसे हम जो है व्यापारिक बैंकों के साथ डील करते हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार सरकार का अकाउंट केंद्रीय बैंक के पास होता है, आरबीआई के पास होता है और वहीं से उनका लेना देना चलता रहता है। नेक्स्ट, बैंकिंग व्यवस्था के अंतिम ऋणदाता के रूप में। ठीक है ना, अंतिम ऋणदाता का मतलब जब व्यापारी बैंक को कहीं से भी लोन की प्राप्ति नहीं होती है, ऋण की आवश्यकता प्राप्ति नहीं होती है, उनको आवश्यक वित्त की प्राप्ति नहीं होती है, तो एट लास्ट वो रिजर्व बैंक के पास जा सकते हैं और वहाँ से उनको लोन या ऋण प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय के संरक्षण का कार्य करना। रिजर्व बैंक आरबीआई ही जो है भारत में जो विदेशी विनिमय है उनको संरक्षण का काम करती हैं। ठीक है, उनके लिए जो है एक तरीके से विनिमय का काम करती है, नियमन का काम करती है, उससे नियंत्रण रखती है। और लास्ट है समाज में बैंकिंग प्रणाली से संबंधित जानकारियों का प्रसार करना है भाई रिजर्व बैंक का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 23, बजट को परिभाषित कीजिए। बजट के कितने प्रकार होते हैं। बजट क्या होता है। बजट का मतलब होता है एक देश में सरकार की अनुमानित आय और व्ययों का विवरण होता है, जो कि उनको एक लेखाकार वर्ष के अंदर करना होता है। बजट 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, संतुलित बजट और असंतुलित बजट। संतुलित बजट ऐसा बजट होता है जहाँ पर सरकार के अनुमानित आय और अनुमानित व्यय बराबर होते हैं। यूँ कहें, संतुलित बजट यानी कि बजट आय बराबर बजट व्यय। जबकि असंतुलित बजट ऐसे बजट होते हैं जब सरकार की आय और व्यय बराबर नहीं होते हैं। और असंतुलित बजट आय और व्यय बराबर ना होने के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक है आदिक का बजट, दूसरा होता है घाटे का बजट। आदिक का बजट ऐसा बजट होता है जब सरकार की आय और सरकार के व्यय, आय से व्यय अधिक होता है, दैट मीन बजट आय इज ग्रेटर देन बजट व्यय। जबकि घाटे का बजट ऐसा बजट होता है जहाँ पर सरकार की आय कम और व्यय ज़्यादा होते हैं, यानी कि यहाँ पर सरकार की आय की तुलना में सरकार के व्यय जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। इसको हम घाटे का बजट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24,
ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। भुगतान संतुलन को हल करने के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले भुगतान संतुलन क्या होता है उसको जान लेते हैं। भुगतान संतुलन का संबंध किसी देश के शेष विश्व के साथ हुए सभी आर्थिक लेन देनों के लेखांकन के रिकॉर्ड से है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के दृश्य अदृश्य वस्तुओं के आयात निर्यात, एक पक्षीय अंतरण, सरकारी गैर सरकारी सौदे, विदेशी निवेश आदि शामिल होते हैं। और संतुलन को हल करने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रमुख कदम उठाए गए वो इस प्रकार से हैं। पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। सबसे पहले चालू खाते के रूप में पुनः परिवर्तनीयता। सरकार ने नई इस व्यवस्था के अनुसार निर्यातकर्ता अपने देश की विनिमय अर्जन का 60% भाग प्राधिकरण विदेशी विनिमय व्यापारियों को खुले बाजार में बाजार दरों पर बेच सकते हैं, जबकि 40% बिक्री भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निश्चित विनिमय दरों पर करना अनिवार्य है। नेक्स्ट है स्वर्ण आयात नीति का उदारीकरण। जो स्वर्ण का आयात होता है उसके बाद उसमें जो है सरकार के द्वारा जो आयात शुल्क उसको घटा दिया गया, ताकि जो है व्यापारियों द्वारा आराम से जो है सोने का आयात किया जा सके। नेक्स्ट, निर्यात संवर्धन पूंजी वस्तुओं के योजनाओं। निर्यात संवर्धन पूंजी वस्तुओं के लिए योजना तैयार किया। इसके अंतर्गत नई आयात निर्यात के अंतर्गत 1997-2000 में वस्तुओं की सेवाओं निर्यातकर्ता केवल 10% आयात शुल्क देकर पूंजी वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। और नेक्स्ट है निर्यात प्रावर्तिक इकाइयाँ, निर्यात संसाधन क्षेत्र और आर्थिक विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसको हम सेज भी कहते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जैसे इकाइयाँ बनाई गई हैं। सरकार के निर्यात प्रावर्तिक इकाइयों और निर्यात संसाधन क्षेत्रों के लिए योजना को उदार बना दिया गया। कृषि, बागवानी, मुर्गी पालन, मत्स्य क्षेत्र, दुग्ध क्षेत्र को निर्यात इकाइयों में शामिल कर लिया, यानी कि इसका निर्यात किया जा सकता है। पहले इस पर बैन लगाया गया था। इस तरीके से जब सरकार के निर्यात बढ़ाया गया और आयात पर कम से कम फोकस हुआ, तो इस तरीके से सरकार का जो है भुगतान संतुलन जो है संतुलन में रहना शुरू हुआ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10 नंबर का होता है। इसको थोड़ा आपको लंबा लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है इसमें, अनधिमान वक्र की सहायता से उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या कीजिए। अनधिमान क्या होता है? अनधिमान को जो है तटस्थता वक्र भी कहते हैं या उदासीनता वक्र भी कहते हैं। तो इसके माध्यम से उपभोक्ता संतुलन बताना है। सबसे पहले आप बताइए उपभोक्ता संतुलन होता क्या है। एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जब अपनी सीमित आय की सहायता से वस्तुओं को उनकी दी गई कीमतों पर खरीदकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने में सफल हो जाता है। उपभोक्ता को कीमत रेखा उसकी आय एवं उपभोग वस्तुओं की कीमतों से निर्धारित होती है। इस कीमत रेखा के साथ उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता तक पहुंचने का प्राप्त, ये रिटर्न लैंग्वेज है, ठीक है ना। और इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए मैं इस क्वेश्चन का जो वीडियो मैंने अच्छे से तैयार किया है केवल इसी वीडियो, तो उसको मैं भी लिंक में दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हैं। तो आपको लिखना क्या क्या वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट, जो उदासीनता वक्र विश्लेषण उपभोक्ता के संतुलन की 2 प्रमुख शर्त है। सबसे पहला है उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पष्ट करनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ए अतः मात्रा रूप में एक्स और वस्तु वाई की प्रतिस्थापन दर एक्स तथा वाई वस्तुओं की कीमतों के अनुपात में बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये जो ग्राफ के अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ जो आपके सामने है, ये जो सीधी लाइन है इसको बोलेंगे हम कीमत रेखा, और ये जो गोल वाला इस तरह से जो टच कर रहा है ये वाला, ये है आपका जो है इंडिफरेंस कर्व, यानी कि इसको बोलते हैं उदासीनता वक्र, तटस्थता वक्र या अनधिमान। जहाँ पर इस पॉइंट पे ई पर ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, तो इस बिंदु पर जो उपभोक्ता संतुलन में होता है। नेक्स्ट शर्त है स्थायी संतुलन के लिए संतुलन बिंदु पर उदासीनता वक्र मूल बिंदु की उन्नतोदर होना चाहिए, अर्थात संतुलन बिंदु पर एमर्ज कर जो हमेशा मूल बिंदु के उन्नत मतलब उसके आगे की ओर होना चाहिए ऐसे। तो इसको आप नोट कर लीजिए अपने पास। इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस साल भी आ जाए, आपको तैयार रहना है। इसी में ऑप्शन में एक क्वेश्चन दे रखा है उपभोक्ता बजट समूह के आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना, यूपी बोर्ड स्पेशल सीरीज़ में मिल जाएगा आपको, और उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दिया, वहाँ लिंक में जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय की बुनियादी अवधारणाओं को समझाइए। एक देश की घरेलू सीमा में रहने वाले सभी सामान्य निवासियों तथा अर्जित सभी साधन आयों, विदेशों से प्राप्त साधन आयों के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं।
और राष्ट्रीय आय की जो प्रमुख बुनियाद है वो कौन कौन सी है वो समझिए। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP-MP। एक देश को घरेलू सीमा में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, कि GDP कहते हैं। दूसरा है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP-MP। एक अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग होता है, जिसमें विदेशों से प्राप्त आय को शामिल कर दिया जाता है। इसका फार्मूला क्या बन जाता है, GNP-MP इक्वल टू GDP-MP प्लस NFI का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, यानी कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन है। नेक्स्ट है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP-MP क्या होता है, ठीक है ना। उसी का अवधारणा है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादों में मूल्य ह्रास घटाने पर प्राप्त राशि को बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि GNP-MP में से हमें मूल्य ह्रास को घटा देना होता है, तो हमें बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। इसके बाद है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP-MP। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्य ह्रास घटाने पर बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है, यानी कि वह फार्मूला बन जाता है आपका GDP-MP माइनस मूल्य ह्रास। नेक्स्ट है साधारण लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP-FC। किसी देश को घरेलू सीमा में सभी उत्पादों को द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादन के विभिन्न साधनों से प्राप्त आय, जिसको हम साधन आय बोलते हैं, के योग को शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। फार्मूला होता है NDP-MP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता, ठीक है। और इसी को हम शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि इसको हम घरेलू आय भी कहते हैं। NDP-FC को हम नॉर्मल घरेलू आय के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP-FC। साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास जोड़ने पर साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है, यानी कि NDP-FC में मूल्य ह्रास को जोड़ दीजिए, आपको GDP-FC प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP-FC। किसी देश के घरेलू आय NDP-FC में मूल्य ह्रास विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ने से साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, यानी कि GNP बराबर GDP प्लस मूल्य ह्रास प्लस NFI है। और लास्ट में है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि राष्ट्रीय, जिसको वास्तव में कहते हैं घरेलू आय तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आयों का योग राष्ट्रीय आय होता है। दैट मीन्स NNP-FC बराबर NDP-FC प्लस NFI है। पूरे आंसर को आपको लिखना है, तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। और इसके बाद वाला ऑप्शन में जो क्वेश्चन दे रखा है राष्ट्रीय आय मापन की कठिनाइयाँ, इस क्वेश्चन को भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, JBC के बाजार नियम को बताना है। आंसर है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों रिकार्डो, JBC मिल आदि के विचार में अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन, रोजगार के संतुलन को दो रूपों में देखा जा सकता है। जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर होते हैं, जब विदेश निवेश के बराबर होता है, बचत निवेश के बराबर होता है। इसी के आगे आपको बताना है JBC के बाजार नियम को, इसके बारे थोड़ा सा बताए। प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में समग्र मांग समग्र पूर्ति, जिसको सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति भी कहते हैं, की समानता एक सामान्य संतुलित स्थिति है जो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्तर को प्राप्त होती है। अब हम से के बाजार नियम को थोड़ा बता दें। से के बाजार नियम के अनुसार ये जो है फ्रांसीसी अर्थशास्त्री JBC ने अपनी पुस्तक ट्रेडेड इकोनॉमिक पॉलिटिक में लिखा था, उसी में से के बाजार नियम का प्रतिपादन किया था। उस नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं कर लेती है, यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर मांग में कमी हो जाए, ठीक है ना, तो पूर्ति इतनी होती है, पूर्ति के वस्तु की कीमतें कम हो जाएगी, तो कीमतें कम होने पर मांग ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ऐसे में पूर्ति के होने से अगर पूर्ति जारी रहे तो उन्हें कहा सर कि अर्थव्यवस्था में जो है बेरोजगारी को अपने आप दूर किया जा सकता है। और इसी में अथवा करके क्वेश्चन दे रखा है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति को संबंध को बताना है। ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यूपी बोर्ड स्पेशल सीरीज़ में मिलेगा, जो इसके नीचे मैंने लिंक पे दिया हुआ है, देखिएगा, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन में क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने नहीं दिया है उसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन। इसी तरह से मेरे
चैनल से जुड़े रहेगा। ये आपका ऑफिशियल सैम्पल पेपर है। इसके बाद पिछले सालों के 2019, 2020, 2021 के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आऊँगा यूपी बोर्ड का ही। थैंक यू एवरीवन।